देखिए किरण रिजिजू जी, आप जम्मू और कश्मीर आए, हमें अच्छा लगा, लेकिन आपने जो बात कही, आपने कहा कि एक मुस्लिम औरत जो है वो एम्पावर हो जाती है वक्फ अमेंडमेंट बिल से। मैं आज आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहती हूँ, न सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन के हैसियत से, बल्कि एक मुस्लिम औरत की हैसियत से, क्योंकि जब भी आप हमारी डिसएम्पावरमेंट करते हैं आप हमेशा मुस्लिम औरतों का नाम लेते हैं। 370 को हटाते हैं, क्यों? इससे मुस्लिम महिलाएं एम्पावर हो जाएंगी। कौन सी एम्पावर जम्मू और कश्मीर की महिलाएं उसके बाद हुई, वो हम सब ने वो एम्पावरमेंट देखी। बेरोजगारी का क्या हाल हो गया, महिलाओं का क्या हाल हो गया। सबसे पहले तो आपने विमेंस कमीशन को भी बंद कर दिया, चलिए छोड़ते हैं उसको भी साइड पे रखते हैं। लेकिन जो आपने आज बात कही है कि अब जी सेंट्रल वक्फ एक्ट को जब हम अमेंड करते हैं उससे महिलाएं एम्पावर हो जाती हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहती हूँ जो अमेंडमेंट्स आपने की हैं। मुझे ये बताइए, बड़े अदब से मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें किस प्रोविजन के तहत मैं एज अ मुस्लिम महिला एम्पावर हो जाती हूँ। पहले आप कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र को आप हटा देते हैं। वक्फ बाय यूज़र का मतलब है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ जैसे अस्तान, मस्जिद, ईदगाह, खानका, दरगाह, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये वक्फ बाय यूज़र कैटेगरी में आती हैं। जब आप वक्फ बाय यूज़र कैटेगरी को ही हटा देते हैं, इसको एक कैटेगरी नहीं मानते हैं, तो और उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि मस्जिदों के हर मस्जिद के नीचे ऑलमोस्ट एक सर्वे होने जाने वाला था अगर कोर्ट्स ने उस पर रोक नहीं लगाई होती। मुझे बताइए, जब आप वक्फ बाय यूज़र को हटाते हैं, 4 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ वक्फ बाय यूज़र में आती हैं, इससे मैं एक मुस्लिम महिला किस तरह से एम्पावर होती है? इससे अगर कोई एम्पावर होगा वो कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने वाले लोग होंगे जो चाहते हैं कि एक तबके के लोगों को उनकी जो राइट्स हैं उनका कहीं ना कहीं जो है वायलेशन हो। हम लोग कम्युनल हार्मनी के वाले लोग हैं, पीस वाले लोग हैं। चलिए वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपका दूसरा अमेंडमेंट आता है, जिस दूसरे अमेंडमेंट में आप कहते हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, अब उसको उसमें जो है नॉन मुस्लिम्स का भी इंक्लूजन हो जाएगा, कि मतलब वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब वो मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों तबके जो हैं कंट्रोल करेंगे। अगर मैं आपको कुछ और एक्ट्स की बात करूं, मिसाल के तौर पे तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट हो गया, सिख गुरुद्वाराज एक्ट हो गया, या इस तरह के अलग अलग एक्ट्स हो गए, जिन एक्ट्स में हर मज़हब ने अपने रिलीजियस इदारे जो हैं, चाहे टेम्पल हो, गुरुद्वारे हों, चर्चेज़ हों, अपने लोगों के तहत रखे हैं और उन्हीं को प्रॉपर्टी कंट्रोल करने का राइट दिया है। क्या आप इस तरह की अमेंडमेंटें बाकी एक्ट्स में भी करेंगे? तो ये जो है कि जहाँ पे मुस्लिम्स अपनी प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल करते हैं, आप इसको भी हटा रहे हैं। इसमें मुझे बताइए, एक मुसलमान औरत होने के नाते मैं किस तरह से एम्पावर होती हूँ? मैं तो डिसएम्पावर हो रही हूँ। उसके बाद आप कहते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। देखिए, अगर आप मुसलमान नहीं हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वक्फ को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। इससे मैं कैसे एम्पावर हो जाती हूँ? उसके बाद आप कहते हैं, उसके बाद आपका एक और भी ये आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मुझे ये बताइए कि इस सारे मामले में एक मुसलमान औरत कैसे एम्पावर हो जाती है? और एक चीज़ जो मैं बार बार भूल रही थी, आपने अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को जो है एडजुडिकेटरी बॉडीज़ बना दिया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो एक IAS ऑफिसर होता है। मुझे बताइए, अगर वक्फ का तनाज़ा सरकार के साथ है, आपने सरकारी मुलाजिम को ही जुडिशरी बना दिया है और सरकारी मुलाजिम को ही जज बना दिया है, तो इससे हम कैसे एम्पावर होते हैं? ये तो हमारी डिसएम्पावरमेंट की बात है। जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम चाहते हैं एक कम्युनल पीस बना